नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल काटपाल। स्वागत है आप सभी का हमारे डेली न्यूज एनालिसिस में। आज हम बात करेंगे 27 अगस्त 2025 एज वेल एज 28 अगस्त 2025 की करंट अफेयर्स की। दोनों दिन की करंट अफेयर्स आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इन केस आप पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं तो मेरे बारे में कुछ बातें यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। यू नीड टू सर्च @के काटपाल। आपको इतना सर्च करना है, लिखना है @के काटपाल। आपको एक चैनल मिलेगा जनरल अवेयरनेस विद कपिल काटपाल करके, इसको ज्वाइन कर लेगा ताकि आपको मेरी क्लास की PDF और अपडेट्स मिल जाए। ठीक है, इस कोर्स के बारे में तो बात हो ही चुकी है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ की तरफ, जो कि आई है बैंकिंग की तरफ से। बैंकिंग में यहाँ पर आपका L&T फाइनेंस ने हाल ही में कोलैबोरेट किया है गूगल पे के साथ, ताकि जो भी लोन लेना चाहते हैं व्यक्ति, उनको लोन मिलने में आसानी हो सके गूगल पे के माध्यम से। अगर आपने मेरी 2-3 दिन पहले जो मैंने बैंकिंग की एक मैराथन ली थी, RBI सर्कुलर्स की एक मैराथन ली थी, अगर आपने वो देखी होगी तो उसके अंदर आपको याद होगा मैंने एक सर्कुलर पढ़ाया था जिसमें मैंने को लैंडिंग अरेंजमेंट के बारे में बताया था, और साथ ही साथ मैंने एक और सर्कुलर पढ़ाया था जिसमें मैंने डिजिटल लैंडिंग के बारे में बताया था आपको। तो ये वाली चीज़ जो है वो को लैंडिंग में तो नहीं आती है। मैंने को लैंडिंग का जिक्र इसलिए किया कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ दोनों में। ये वाला जो न्यूज़ है ये को लैंडिंग का पार्ट नहीं है। दिस इज द थिंग जो कि डिजिटल लैंडिंग पार्ट है। डिजिटल लैंडिंग में हमने क्या पढ़ा था कि एक LSP होता है, लोन सर्विस प्रोवाइडर होता है। वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करता है जो कि NBFC या फिर बैंक होता है, और इस LSP के माध्यम से वो पर्टिकुलर NBFC या बैंक जो है वो इस प्लेटफॉर्म का यूज करके अपने लोन प्रोडक्ट्स को सेल करता है। और इस तरह के LSP यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन NBFC बैंक्स के लोन को, प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं, और उनके बारे में गाइडलाइंस हमने पढ़ी कि उनको बाइसिज्म नहीं करना चाहिए, उनको सबको डिस्प्ले करना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। याद होगा आपको पूरा पूरा। तो ये वाली जो न्यूज़ है ये वही है। गूगल पे LSP है, यहां पर L&T फाइनेंस लिमिटेड यहां पर एक NBFC है जिसके लोन के प्रोडक्ट्स अब गूगल पे पर आपको अवेलेबल रहेंगे। गूगल पे पर जाकर आप इसके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको पर्सनल लोन प्रोडक्ट यहां पर दिया जाएगा इस गूगल पे के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आई होप सो कि अब ये न्यूज़ क्लियर होगी होगी। आज से पहले अगर आप इस तरह की खबरों का रट्टा लगाते थे, तो अगर आपने RBI सर्कुलर की मैराथन देखी है तो डेफिनेटली इस न्यूज़ को आप तुरंत ऐसे कनेक्ट करेंगे अपने दिमाग में, और आपको इसको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगली खबर IRFC, जो कि यहाँ पर इंडियन रेल फाइनेंस कॉरपोरेशन जिसको हम कहते हैं, ये बेसिकली हमारे देश के जो इंडियन रेलवे या भारतीय रेल जो है उसी के फाइनेंस से जुड़ी हुई एक संस्था है। फाइनेंस से जुड़ी हुई मतलब कि ये फाइनेंसिंग करना, फंड्स अवेलेबल कराना। तो ये फिलहाल फंड्स अवेलेबल करा रहा है किसको? सिटको को। सिटको क्या है? सूरत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। अमाउंट है 199.70 करोड़ का। ये यहां पर इंडिया का पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब है जो कि सूरत में यहां पर बनाया जाएगा। तो इस पर्टिकुलर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब सूरत में जो बनाया जा रहा है, इसके लिए सूरत की एक ऑर्गेनाइजेशन, नाम शॉर्ट में अगर बात करो तो वो है सिटको, इसको 199.70 करोड़ IRFC के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब ऐसी जगह जहां से आपको बहुत सारे सुविधाएं ट्रांसपोर्ट के पर्पज से यहां पर मिल जाएंगी। ट्रांसपोर्ट मतलब खुद के ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने के लिए। तो फिलहाल 199.70 करोड़ सिटको मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब सूरत में IRFC के द्वारा दिया गया है लोन। अगली खबर यहां पर आती हुई और ये है आपकी PFC से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। फिलहाल तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने आपका एक साइन किया है लोन एग्रीमेंट, और ये साइन किया है 150 मिलियन यूरो का। किसके साथ? क्रेडिट एंड स्टेल्ट फॉर विद, जो भी है ये KFW है ना। तो KFW यहां पर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बैंक है, जर्मनी का एक बैंक है। ओके, इसके साथ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने एक टाई अप किया है। इस टाई अप के तहत वो 150 मिलियन यूरो यहां पर देगा, और ये 150 मिलियन यूरो किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा? इंडिया में पावर डिस्ट्रीब्यूशन को और बेहतर करने के लिए किया जाएगा अंडर द रीवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, RDSS इसका शॉर्ट नेम। RDSS जो है ये ओरिजिनली 2021 में लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा।
टोटल बजट इसका 303,758 करोड़ है, 303,758 करोड़ है। 2021 में इसको लॉन्च किया गया था RDSS स्कीम को। इस एग्रीमेंट के तहत लोन प्रोसीड्स विल बी यूज्ड टू फंड प्रोजेक्ट्स अंडर दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया RDSS। सो यहां पर आपका लोन प्रोसीड्स को इस्तेमाल किया जा रहा है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए, जो गवर्नमेंट के RDSS प्रोग्राम के तहत है करने के लिए। और ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से जुड़े हुए सारे के सारे प्रोजेक्ट हैं, यानी कि पावर सप्लाई के पर्पज से जो भी प्रोजेक्ट्स यहां पर लगाए गए हैं उनकी फंडिंग के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने यहां पर $150 मिलियन जो है, $150 मिलियन जो है जर्मनी के इस KfW से यहां पर पैसा उठाया है और इस्तेमाल RDSS में किया जाएगा। RDSS 2021 में लॉन्च की गई थी आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को और बेहतर करने के पर्पज से। जीका, दैट इज जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, ने भी $40 मिलियन का यहां पर फैसला लिया है इन्वेस्टमेंट करने का ग्लोबल सप्लाई चेन सपोर्ट फंड में। बेसिकली जो भी यहां पर एशिया और अफ्रीका के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं जो कि यहां पर ग्लोबल लेवल पर सप्लाई चेन में इन्वॉल्व हैं, यानी कि ये ऐसे काम करते हैं जो कि यहां पर सामान, मतलब कि कोई रॉ मटेरियल बना के दूसरे का भेज रहा है, या फिर ये ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं सामान की फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज को अलग अलग देशों में। तो ऐसी कंपनीज की मदद के लिए जीका ने $40 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया है। और जो फंड यहां पर ये रखा जाएगा दैट इज ग्लोबल सप्लाई चेन सपोर्ट फंड, जिसको मैनेज कौन कर रहा है? आविष्कार कैपिटल। आविष्कार कैपिटल यहां पर इंडिया की ही ऑर्गेनाइजेशन है। ये आविष्कार कैपिटल जीका से पैसा लेगा, $40 मिलियन ले रहा है जीका से, और इसके माध्यम से आविष्कार कैपिटल अपने तरफ से स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो कि एशिया और अफ्रीका में काम कर रही हैं ग्लोबल सप्लाई चेन के पर्पज से, उनको फंडिंग देगा, उनको पैसा देगा। अगली एक न्यूज आई है यहां पर जीडीपी की ग्रोथ रेट से। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की उनकी एक डिवीजन है इकोनॉमिक रिसर्च डिवीजन, उसके द्वारा एसबीआई रिसर्च के द्वारा उनकी एक रिपोर्ट, लेटेस्ट रिपोर्ट यहां पर आई, इको रैप रिपोर्ट उसको कहते हैं, वो आई। उसके तहत उन्होंने हमारे देश की जीडीपी दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की ग्रोथ के बारे में जिक्र किया। अब इस जिक्र में उन्होंने बताया कि इंडिया की जो जीडीपी है वो यहां पर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो अभी चल रहा है ये फाइनेंशियल ईयर, जो अभी हम प्रेजेंट जिसमें जी रहे हैं, जिसमें हम काम कर रहे हैं, दिस इज द फाइनेंशियल ईयर 26, और ये फाइनेंशियल ईयर 26 का जो क्वार्टर 1 जो बीत चुका है उसकी जीडीपी 6.8 से 7% तक रहने की उम्मीद है, हो चुका है। अभी एग्जैक्ट कैलकुलेशन आई नहीं है, तो इसलिए इन्होंने एक प्रकार से उसको एस्टिमेशन ही दिया है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फोरकास्ट है 6.5%, उससे ज्यादा है। रिपोर्ट ने इसी तरह पर यहां पर सालाना पूरे साल की जीडीपी ग्रोथ के बारे में जिक्र किया, जो कि है 6.3%, जो कि फिर से आरबीआई के टारगेट 6.5 से यहां पर कम है। रिपोर्ट ने फर्दर आरबीआई की जीडीपी प्रोजेक्शन जो क्वार्टर 2 जो अभी चल रहा है, क्वार्टर 2 चल रहा है बिल्कुल, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 की विधि 6.5, 6.3 और 6.1%। तो ये यहां पर आया है जीडीपी ग्रोथ। अमूमन जीडीपी ग्रोथ जो आपने पिछले महीनों में अगर आप कहीं और से बढ़ते तो रट्टे मारे होंगे, तो उनको भूल जाइए, उनको करने की आवश्यकता तब नहीं थी। लेकिन अब जब एग्जाम नजदीक आ चुके हैं तो अब लेटेस्ट जीडीपी के डाटा जो आ रहे हैं हमारे सामने, उनको हमें करना है, मतलब करना है, उनको छोड़ना नहीं है। और खासकर इस तरह की रिपोर्ट जो कि हमारे देश भारत से ही जुड़ी हुई कंपनीज देती हैं, उनको तो खासकर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फिलहाल कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल सी बात यहां पर इन्होंने दी है। अब क्वार्टर 1 का जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेशन, क्वार्टर 2 का दिया है, क्वार्टर 3 का दिया, क्वार्टर 4 का दिया है, और फिर पूरे के पूरे साल का भी यहां पर दिया गया है। और ये सारे के सारे एस्टिमेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो फोरकास्ट है 6.5%, उससे कम है, एक्सेप्ट दिस क्वार्टर 2 का। नेक्स्ट न्यूज आती है एक गाइडलाइन स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हमारे देश के डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंडर जो डिपार्टमेंट आता है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इनके तहत यहां पर एक गाइडलाइंस रिलीज की, और एक गाइडलाइंस है रिलेटेड टू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड द ब्लड बैंक्स फॉर एनिमल्स इन इंडिया। हमारे देश में जो एनिमल्स हैं उनको अगर ब्लड्स की किसी तरह की रिक्वायरमेंट होती है, अभी देखो इंसान को
सॉरी, इंसान को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है तो ऑब्वियस है ब्लड को डोनेट करने के लिए बहुत सारे लोग यहां पर मौजूद रहते हैं। और एक प्रकार से किसी टाइम पे, आज से कुछ समय पहले यहां पर नहीं भी मिलता था, लेकिन काफी ज्यादा अवेयरनेस हो रही है इन दिनों में, तो काफी हद तक यहां पर अवेलेबिलिटी हो जाती है, अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट ना हो। तो खैर, वही ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो यहां पर जानवरों को भी हो सकती है रिक्वायरमेंट, और ब्लड बैंक्स उसके लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हैं एनिमल्स के लिए भी, तो उनके लिए गाइडलाइंस, उनके लिए स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जारी किए गए हैं। किस तरह से ये वर्क कर सकता है, किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, इसके बारे में गाइडलाइंस जारी किसके द्वारा की गई है? जारी की गई है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा। अब तक इंडिया में ऐसा कोई भी एक नेशनल फ्रेमवर्क नहीं है, नेशनल लेवल पर कुछ भी ऐसे इंस्ट्रक्शंस नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि यहां पर काम कर सके फॉर द वेटनरी ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के लिए। तो अब तक यहां पर ये कुछ भी नहीं था, उसके लिए यहां पर स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो थे वो लैक कर रहे थे। तो अब इन्होंने बता दिया किस तरह से यहां पर अरेंज होगा, किस तरह से ब्लड डोनेट होगा, किस तरह से ब्लड लिया जाएगा, किस तरह से उनको स्टोर करके रखना है, वो तमाम चीजें, वो तमाम बातें यहां पर आपकी की जा चुकी हैं इस पर्टिकुलर स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर में। दीज गाइडलाइंस डेवलप्ड आफ्टर वाइड कंसल्टेशन, किसके द्वारा कंसल्टेशन किया गया? वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, वेटनरी यूनिवर्सिटीज, आईकार इंस्टीट्यूट, स्टेट गवर्नमेंट, और जो वेटनर्स काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट जो काम कर रहे हैं, इनके द्वारा मिलकर इंडिया का लाइव स्टॉक। देखो बेसिकली इस न्यूज में वैसे तो सिर्फ और सिर्फ इस पेज पे याद करने वाला क्या, इस पेज पर याद करने वाला ये पूछा जा सकता है कि भाई कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया, ठीक है, पहली चीज। तो बाकी कुछ में याद करने वाला नहीं है, ये तो बस ऐसे ही रीड करने वाला, ये वाला पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ। हाँ, जो एक याद करने वाला पॉइंट आता है यहां पर आता है कि इंडिया का जो लाइव स्टॉक है और कंपेनियन एनिमल्स है उनसे जुड़े हुए, यानी कि जो पशु धन और पशुपालन वाला उसी तरह के जो एनिमल्स है, गाय भैंस भेड़ बकरी वगैरह, इनमें यहां पर आपका 537 मिलियन लाइव स्टॉक, ये संख्या याद रख लेना, ये पूछी जा सकती है। एंड 125 मिलियन उन्हीं से जुड़े हुए और कंपेनियन एनिमल्स जिनको कहते हैं पशुधन, पशुपालन क्षेत्र, तो ये सारे सारे शामिल है। तो ये वाला पैराग्राफ तो याद कर ही लेना। Together, the sector contributes 5.5% to national GDP and 30% to agriculture GDP। तो ये हमारे देश का बहुत ही प्रमुख सेक्टर है जो कि हमारे देश के 5.5% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। 30% जो है एग्रीकल्चर जीडीपी, जो एग्रीकल्चर का काम होता है, एग्रीकल्चर से पैसा जो आता है, उसे 30% जो है वो यही लाइव स्टॉक या कंपेनियन एनिमल से ही देखने को मिलता है, पशुपालन से ही देखने को मिलता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, हाल ही में यहां पर एक न्यूज टूरिज्म से रिलेटेड भी आई थी, है ना, उसमें यहां पर इसी तरह का जिक्र किया गया था टूरिज्म से रिलेटेड कि टूरिज्म हमारे देश में कितने प्रतिशत है हमारे देश के नेशनल जीडीपी का। मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताइएगा, कितने प्रतिशत नेशनल जीडीपी का हमारा देश का टूरिज्म यहां पर दे रहा है। पढ़ा है हमने, 2-4 दिन पहले की ही न्यूज है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा कोलैबोरेशन किया गया है नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट वाटरवेज एंड कोस्ट, आईआईटी मद्रास एंड नेशनल मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स एंड चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी के बीच में। तो इन सब ने यहां पर मिलकर लॉन्च किया है क्या? MARATHON, दैट इज दी मैराथन। आगे मैराथन यहां पर एक साथ लिखते थे, इन्होंने थोड़ा सा उसको स्टाइलिश करते हुए MARATHON यहां पर नाम दिया, जो कि इंडिया का मैरीटाइम का हैकेथॉन है एट आईआईटी मद्रास। तो मुझे नहीं पता क्या है, क्या सच है, क्या झूठ है, मगर ये मैराथन और हैकेथॉन वर्ड का जो राइमिंग चीज है, ये मैं ऑलरेडी अपनी क्लास में, 12वीं सर्कुलर क्लास में यूज कर चुका हूं, है ना। तो पता नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हमारे यूज करने के बाद आई खबर, या फिर ये खबर तो बाद में है, मतलब कि उसके बाद इन्होंने सोचा। ये वैसे इतना तो नहीं सोचा होगा, सोच तो इन्होंने पहले लिया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सोच मिल गई होगी मेरी और इनकी, है ना। और अगली बार चलो ऐसा करते हैं, मैराथन वर्ड की जगह ये वाला वर्ड यूज करते हैं ना, सारी दुनिया मैराथन लिखती है, हम MARATHON लिखेंगे। तो अगली बार से मैराथन हैकेथॉन को इस तरह लिखते हैं। तो आरबीआई, और आरबीआई कहां से आ गया भाई? तो इंडिया का मैरीटाइम हैकेथॉन, हैकेथॉन आईआईटी मद्रास बेसिकली क्या है? बेसिकली ये एक ऐसा है कि आईआईटी मद्रास के द्वारा मैरीटाइम से सेक्टर से जुड़े हुए जो स्टार्टअप्स हैं उनको यहां पर कहा गया कि नई नई इनोवेशन लेकर आइए, नया कुछ लेकर आइए, ताकि मैरीटाइम सेक्टर को और बेहतर किया जा सके, सब कुछ चीजें बढ़िया की जा सके। मैरीटाइम वीक जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके लिए किया जा सके। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इन सब ने मिलकर यहां पर एक हैकेथॉन आयोजित किया।
कंपटीशन लेवल होगा, जिसमें यहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप्स आएंगे, इनवाइट किया जाएगा, कंपटीशन में रहेंगे और अपनी तरफ से बेहतर कुछ ना कुछ इनोवेशन देने की कोशिश करेंगे। जो भी प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, जो भी यहाँ पर माइलस्टोन, बेसिकली सिलेक्टेड स्टार्टअप्स को यहाँ पर उनके माइलस्टोन, यानी कि उन्होंने कंसेप्ट बड़ा अच्छा बताया 10 लाख रुपए, सीड फंडिंग उनको 60 लाख रुपए की, नहीं इसमें ऐसा नहीं है। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट मतलब स्टार्टिंग स्टेज वाइज उनको पैसा दिया जाएगा, पहले स्टेज पर 10 लाख, फिर उसके बाद 60 लाख भी दिया जाएगा, फिर यहाँ पर टेक्नोलॉजी पायलट ग्रांट के पर्पज से उनको कि भाई इसको ट्रायल कीजिए, 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। तो ये एक फंडिंग सपोर्ट दी जाएगी ऐसे स्टार्टअप्स को जिनको यहाँ पर इस कंपटीशन में उतारा जाएगा और वो बेहतर परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो बेसिकली इसमें यहाँ पर ये पूरा पैराग्राफ याद करना पड़ेगा आपको, किस किसने ऑर्गेनाइज किया, ये सब वही लिखा हुआ है। अगली न्यूज, जापानीज कंपनी मित्सुई ओएसएक लाइन्स लिमिटेड एमओएल, ट्रेड वॉल्ट्स इनकॉर्पोरेशन एंड सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि यहां पर जो इंडिया और अफ्रीका है इनके बीच में जो ऑटोमोबाइल ट्रेड है उसको और बेहतर किया जा सके। सो एमओएल, मित्सुई ओएसएक लाइन्स लिमिटेड, एमओएल, ट्रेड वॉल्ट्स इनकॉर्पोरेशन एंड सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के बीच का एक एग्रीमेंट यहां पर देखने को मिला है। इंडिया और अफ्रीका में यहां पर ऑटोमोबाइल सेक्टर को और बेहतर करने के लिए साइन किया गया ये एक एग्रीमेंट। योकोहामा जापान में हाल ही में 9th टोक्यो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी अफ्रीकन डेवलपमेंट के ऊपर, उसी मौके पर यहां पर यह एग्रीमेंट एमओएल, सुजुकी एंड ट्रेड वॉल्ट्स के बीच में साइन किया गया है। आई होप सो यू गॉट द न्यूज। मित्सुई ओएसएक, सुजुकी और दी ट्रेड वॉल्ट्स, तीनों कंपनी ने यहां पर किया है इंडिया और अफ्रीका के बीच में ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुई ट्रेड को और बेहतर करने के पर्पस से। अगली न्यूज, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन के साथ, ताकि भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को यहां पर आपका डेवलप किया जा सके, बनाया जा सके। सो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने ये एग्रीमेंट किया है नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ। एज पर दिस एग्रीमेंट ईआईएल जो है वो प्रोवाइड कराएगा इंजीनियरिंग सर्विस, जो कि यहां पर जरूरी है भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को बनाने के लिए, उसके लिए ईआईएल इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करा रहा है और इसीलिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने ये एग्रीमेंट भी साइन किया नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि इसको बना रहा है। ये भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को बनाने का पर्पस ये है कि हम अपने देश की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को 100 गीगावाट करना चाहते हैं 2047 तक। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने लेवल पर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बना रहे हैं जिसका सीधा फायदा हमारे इस मिशन को मिले। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है आपका न्यूक्लियर पावर को, क्लीन, ग्रीन एंड रिलायबल एनर्जी को यहां पर बनाना, देश की एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ावा देना। उसी पर्पज से इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ यहां पर आपका टाई अप किया है, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को डेवलप किया गया है। अगली न्यूज है, इरेडा ने साइन किया परफॉर्मेंस एग्रीमेंट विद एमएनआरई, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड ने एग्रीमेंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ। अब ये एग्रीमेंट जो बेसिकली किया गया, ये एग्रीमेंट किसी भी तरह के फ्यूचर किसी प्रोग्राम के पर्पज से नहीं है। ये एक एग्रीमेंट किया गया है कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने कहा है कि हम जो अपना इरडा है, हम कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, एक प्रकार से टारगेट बताया है कि हम रेवेन्यू जो ऑपरेशन है वो 8200 करोड़ रुपीस जनरेट कर लेंगे जो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं पिछले फाइनेंशियल ईयर की, जब इन्होंने टारगेट अपना 5957 करोड़ दिया था, तब भी इन्होंने अपने टारगेट को सरपास कर लिया था, 6743 करोड़ कर लिया था। और अब ये कह रहे हैं हम 8200 करोड़ कर लेंगे, जो कि उम्मीद है कि वो भी सरपास कर लेंगे। ऐसा एक अनुमान इरेडा ने एमएनआरई, जिसके अंडर इरेडा काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर इरेडा काम करता है, उसको यहां पर उन्होंने ये अनुमान दिया है। इरेडा ने इसके पर्पज से एक एग्रीमेंट साइन किया है एमएनआरई के साथ। टारगेट क्या दिया है, 8200 करोड़ रुपीस का टारगेट दिया गया है। कर्नाटका ने हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है बेल के साथ, बेल दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया। कर्नाटका के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने यहां पर आपका साइन किया है और ये एग्रीमेंट जो साइन किया गया है ये कर्नाटका के जो फार्मर्स हैं उनकी मदद करेगा।
अंडर दिस एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट के तहत यहां पर एग्रीकल्चर डाटा सेट सच एज क्रॉप इंफॉर्मेशन, वेदर डाटा, फार्मर रजिस्ट्रेशन, यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज फ्रूट्स डाटाबेस, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम विल बी इंटीग्रेटेड एंड एनालाइज्ड टू प्रोवाइड रियल टाइम सर्विसेज टू दी फार्मर्स। ओके, तो यहां पर आपका रियल टाइम सर्विसेज फार्मर्स को यहां पर प्रोवाइड कराने के लिए, उनको एनालाइज करने के लिए यहां पर यह काम किया जाएगा। इस एग्रीमेंट के तहत बेल विल कस्टमाइज इट्स इक्विनॉक्स प्लेटफॉर्म। बेल का एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है इक्विनॉक्स प्लेटफॉर्म। इस इक्विनॉक्स प्लेटफॉर्म को यहां पर आपका कस्टमाइज किया जाएगा। बेल का एक प्लेटफॉर्म है जो कि काम करता है बेसिकली एग्रीकल्चर को, टेक्निकल कंसल्टेंसी एंड डाटा इंटीग्रेशन को और बेहतर करना। ठीक है, तो ये है आपका कर्नाटका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक बेल के साथ एग्रीमेंट किया और इसके तहत यहां पर किसानों की मदद की जाएगी। किसानों को मदद किसमें? उनको क्रॉप इंफॉर्मेशन देने में, उनको वेदर का डाटा देने में, उनको फ्रूट्स डाटाबेस के तहत रजिस्टर किया जाएगा, उनको स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनके तहत रजिस्टर किया जाएगा, उनको रियल टाइम सर्विसेज उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए बेल अपना इक्विनॉक्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगा। तो यहां पर इक्विनॉक्स प्लेटफॉर्म याद करना पड़ेगा। क्या पर्पस है? देखो, पर्पस तो वैसे ही आपको एकदम, जब हम न्यूज पढ़ते हैं कर्नाटका ने साइन किया एग्रीमेंट विद बेल के साथ, तब हमारे सामने ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। मतलब इसके साथ एग्रीमेंट साइन किया तो एक फार्मर्स अगर जैसे ही आता है तो अपने आप इतनी तो समझ आई थिंक आपको होनी चाहिए, हाँ, या फिर होगी कि अगर फार्मर के साथ, किसी फार्मर की मदद के लिए क्या होगा, बस फार्मर की मदद के लिए ये सब चीजें अगर क्वेश्चन आता है, ऑप्शन आता है, तो अपने आप ही आप अपनी समझ से भी टिक कर से आ सकते हो। तो हमेशा जरूरी नहीं होता कि आपको हर एक चीज यहां पर जो है रट्टा मारना पड़े या फिर याद करनी पड़े। कुछ चीजें करंट अफेयर्स में आप अपनी समझ सूझबूझ से भी कर सकते हैं। हाँ, इक्विनॉक्स प्लेटफॉर्म याद करना पड़ेगा। ओडिशा ने भी एक एग्रीमेंट साइन किया और ये एग्रीमेंट 3 ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन किया, जिसमें आईआईटी मद्रास है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स है एंड द लाइट ऑफ बुद्ध धर्मा फाउंडेशन इंटरनेशनल है। अब ये 3 संस्थाएं जो है जिनके साथ एक टाई अप हुआ है, ये टाई अप जो हुआ है ये रिलेटेड है आपका हेरिटेज कंजर्वेशन को और बेहतर करने के लिए, एडवेंचर टूरिज्म को और बेहतर करने के लिए और बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सर्किट्स को ओडिशा में यहां पर और बेहतर पोजीशन पर लाने के लिए। तो हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए आईआईटी मद्रास है, एडवेंचर टूरिज्म के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स है, और बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सर्किट मतलब होता है कि जो बुद्धिस्ट, जो बुद्धिज्म से जुड़े हुए जो यहाँ पर जो साइट्स हैं ओडिशा में, उन सबको कनेक्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह से कनेक्ट करना, मतलब कि ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह बड़े इजीली ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो सके, एक दूसरे के साथ इजीली कनेक्टेड हो, चाहे रेल, रोड, रेलवे के थ्रू, या वहां रहने की जगह बहुत बेहतर अवेलेबल हो। तो ये सब चीजें एक सर्किट बना देना भाई, कि कोई एक व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है तो उसको बताया जाए कि ये बस जाती है भाई साहब, बड़ी इजीली गवर्नमेंट की बस है, जाओ दूसरे पे जाओ, जाओ तीसरे पे देखने जाओ। तो एक प्रकार से सभी जगह आपको एक व्यवस्था बढ़िया मिल जाएगी। तो ये होता है एक पिलग्रिमेज सर्किट, ये बुद्ध सर्किट। इस तरह के और भी बहुत सारे सर्किट्स हमारे देश में बनाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। तो फिलहाल ओडिशा ने साइन किया 3 एग्रीमेंट्स, और ये एग्रीमेंट हेरिटेज, एडवेंचर और बुद्धिज्म टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किए गए हैं रेस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसमें आईआईटी मद्रास शामिल है, जिसके अंदर आपका बुद्ध धर्मा इंस्टीट्यूशन शामिल है, आपका बुद्ध धर्मा फाउंडेशन इंटरनेशनल शामिल है, और तीसरा नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वाटर स्पोर्ट्स शामिल है। अगली न्यूज यहां पर एक डाटा आता हुआ या फिर एक अवार्ड्स आते हुए, बेसिकली अवार्ड्स की बात करते हैं। तो अवार्ड्स में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऑर्गेनाइज किया हाल ही में एपीवाई एनुअल फेलिसिटेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत जो एपीवाई है, दैट इज अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना यहां पर एक ऐसी योजना है जो कि यहां पर आपका आम जनता के लिए उपलब्ध है। मतलब नाम जरूर पेंशन है, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि पेंशन है तो मतलब सरकारी जो मुलाजिम है, सरकारी महकमे में जो काम कर रहे हैं, वही यहां पर इसके लिए इसका लाभ उठा सकते हैं। नहीं, एपीवाई एक ऐसी स्कीम है जो आम जनता, आप जैसा, मेरा जैसा व्यक्ति भी इसका यहां पर इसका अकाउंट ओपन करवा सकता है और इसमें यहां पर अपनी लेवल पे कंट्रीब्यूशन करके पेंशन ले सकता है जब भी आप 60 वर्ष के हो जाएंगे। तो उसके लिए यहां पर हमारे देश में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, संस्थाएं हैं, जिनको इसमें इस एपीवाई के अकाउंट ओपन करने के लिए यहां पर ऑथराइज किया गया। मतलब मैं संस्थाओं में से बैंक्स की बात कर रहा हूं, बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं। तो यहां पर उन्हीं बैंक्स में से उन्हीं संस्थाओं को यहां पर सम्मानित किया गया। मैं बैंक्स की बात कर रहा हूं, तो बैंक्स को भी सम्मानित किया, ब्रांच मैनेजर्स को भी सम्मानित किया गया। तो बेसिकली जो ब्रांचेस हैं
ये ब्रांचेस यहां पर काम करती हैं एपीवाई योजना के तहत। इनको जो है टारगेट्स दिए जाते हैं आपके लीड बैंक्स के द्वारा। जो लीड बैंक्स होते हैं, जो बेसिकली हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा बैंक होता है जो कि गवर्नमेंट की स्कीम्स को लागू करने के लिए यहां पर लोकल में जितने भी बैंक्स की जितनी ब्रांचेस हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द बैंक की, जो एसबीआई है कि पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा, नहीं, वो सभी के सभी बैंक्स को लीड बैंक जो है मॉनिटर करता है, उनको टारगेट देता है और उनको कहता है इनको पूरा कीजिए। और लीड बैंक जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक होता है, वो सभी सभी उस स्टेट के सभी सभी स्टेट्स, उस स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट लीड बैंक्स को मिलाकर उनका जो हेड होता है वो होता है एसएलबीसी, स्टेट लेवल बैंकर कमेटी। ठीक है, तो ये यहां पर एक थोड़ा सा हिरार्की मैंने थोड़ी सी अलग बताई। वैसे तो बैंक्स होते हैं, उनके ऊपर यहां पर उनके रीजनल ऑफिस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होते हैं, हेड ऑफिस होते हैं, तो वो तो एक हिरार्की रहती है। लेकिन पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ी हुई लीड बैंक यहां पर एक संस्था जो है, ये भी किसी बैंक का ही पार्ट होता है। मतलब कि मान लीजिए उस एरिया में आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को उस डिस्ट्रिक्ट का लीड बैंक बना दिया, जिसकी सबसे ज्यादा ब्रांचेस है, उसको बना दिया गया, तो उसका ऑफिस अलग होगा, सब कुछ अलग होगा, उसके एम्प्लॉइज भी बैंक के ही एम्प्लॉइज होंगे, लेकिन उसका काम यह रहेगा कि गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करना, लोकल जो कलेक्टरेट ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, उसके साथ कोऑर्डिनेट करके टारगेट्स को यहां पर बाकी सभी बैंक्स की ब्रांचेस तक पहुंचाना। फिर वो एसबीआई का लीड बैंक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पीएनबी को भी आदेश देगा, वो बैंक ऑफ बड़ौदा को आदेश देगा, वो प्राइवेट बैंक्स को भी आदेश देगा, वो सभी को आदेश देगा। तो उसी के लिए यहां पर फिलहाल आप देख पा रहे हैं, यहां पर जो लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, इनकी भी बात की गई है, यहां पर एसएलबीसी की बात की गई, तो इनको एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो एपीवाई 10 साल हो चुके हैं एपीवाई को शुरू हुए। अचीव इट्स फास्टेस्ट एवर 50 लाख सब्सक्राइबर। पहली बार हुआ है कि एक साल के अंदर, एक साल में इसने 50 लाख सब्सक्राइबर, यानी कि 50 लाख लोगों ने एनरोल किया इसमें। यहां पर यह पहली बार ऐसा हुआ है, जो कि जिनमें से 46% एनरोलमेंट उन लोगों की है जिनकी जो उम्र है वो 18 से 25 वर्ष थी। 48,000 करोड़ का एयूएम है, यानी कि इसमें इतना पैसा अब तक लोग डाल चुके हैं। 48,000 करोड़ से भी ज्यादा एयूएम होता है, असेट अंडर मैनेजमेंट, जो कि हम सिंपल सरल भाषा में कह सकता हूं कि पैसा जो लोगों ने इसके अंदर डाला है। 9.12 का सीएजीआर है। सीएजीआर यहां पर होगा कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट, यानी एक प्रकार से ग्रोथ रेट है जिसको हम कंपाउंडिंग कर 9.12 पर लेकर आते हैं। एक होता है ग्रोथ रेट नॉर्मल, एक कंपाउंडिंग करके ग्रोथ रेट निकालना, वो 9.12% है। तो ये काफी अच्छा ये फिगर कह रहे हैं कि बढ़िया प्रोग्रेस चल रही है, बढ़िया इसमें पैसा लोगों द्वारा इन्वेस्ट किया जा रहा है। टोटल ग्रोस एनरोलमेंट जो इसमें है वो 8.11 करोड़ एज ऑन 21 अगस्त का डाटा बात करूं तो 8.11 करोड़ यहां पर लोगों ने इसके अंदर एनरोल्ड है, जो कि 1.17 करोड़ नए सब्सक्राइबर हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 के, जो पिछली बार था, मतलब उससे ज्यादा है। ठीक है, 2024-25 जो पिछली बार था उसमें यहां पर 55% महिलाएं हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक में बैंक ऑफ इंडिया ना सबसे ज्यादा ऊपर है, जिसने सबसे ज्यादा एपीवाई यहां पर ओपन किया, 126%। का मतलब कि इनके द्वारा जो टारगेट था उसका 126%, मतलब ऊपर उन्होंने अपने टारगेट को भी ऊपर कर लिया, अचीव कर लिया। मतलब 100 अकाउंट खोलने के लिए बोला था तो उन्होंने 126 अकाउंट खोल दिए। और प्राइवेट बैंक्स में आईडीबीआई बैंक ने 145% की अचीवमेंट की, जो इनसे भी ज्यादा निकली है ना। रीजनल रूरल बैंक में सबसे ज्यादा झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक 393% के साथ सबसे ऊपर निकला, गजब। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक 351 के साथ ऊपर निकला, पंजाब ग्रामीण बैंक, देन दी आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक एंड दी असम ग्रामीण विकास बैंक। कोऑपरेटिव बैंक ने भी यहां पर काफी अच्छा एक मार्क अचीव किया, जो कि लीड किया गया, जिसको श्री महिला सेवा सहकारी बैंक के द्वारा। आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, साउथ कैनरा डीसीसी बैंक, मिजोरम कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक एंड साबरकंठा डीसीसी बैंक। तो ये कोऑपरेटिव बैंक्स में भी यहां पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। स्टेट लेवल में ये एसएलबीसी, तो ये एसएलबीसी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है लीड बैंक, और लीड बैंक किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बैंक्स को। तो समझ सकते हो कि ये पर्टिकुलर एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि झारखंड स्टेट में सबसे ज्यादा एपीवाई का टारगेट अचीव किया गया झारखंड स्टेट के सभी बैंक्स के द्वारा, फिर बिहार, फिर त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम इसमें शामिल है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो टॉप 5 एलडीएम्स, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, लीड बैंक्स की बात करें, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होता है लीड बैंक को जो हेड करता है, उसको लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कहते हैं, उसके ब्रांच मैनेजर, उसके हेड को। तो इसमें सियोनी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा यहां पर खाते खोले गए, देन दी
पकूर झारखंड है, देन गया बिहार है, मालदा वेस्ट बंगाल है, मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल है। और अगर मैं ब्रांच की बात करूं, सबसे ज्यादा ब्रांच 5123 अकाउंट मानकपुर ब्रांच इंडियन बैंक में ओपन किए गए। सकरा ब्रांच बैंक ऑफ इंडिया 5050 अकाउंट, कांती टीपीसी ब्रांच बैंक ऑफ इंडिया, और फिर है गरुआ ब्रांच ऑफ पंजाब नेशनल बैंक एंड दी बरगांव ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक इस पर दिख रहा है ना, बैंक ऑफ इंडिया भी है, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया के दो, इंडियन बैंक के दो। तो ये न्यूज जो है, ये न्यूज मेरी तरफ से मार्क कर लीजिएगा एज इंपॉर्टेंट न्यूज, क्योंकि आने के पूरे पूरे चांसेस हैं इस न्यूज के। अब आप किस तरह से इसको याद करेंगे ये आपके ऊपर है। बढ़िया से अच्छे से याद कीजिएगा। मैं कोशिश करता हूं इसको ना आपको एक टेबुलर फॉर्मेट में दे दूंगा ताकि आपको इसको याद करने में आसानी हो, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपको इसको टेबुलर फॉर्मेट में दे देता हूं ताकि ये जो इजीली है ना, हाँ अगर सारे याद नहीं होते तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट टॉप के 3 नाम याद रख लेना, है ना। 5 कईयों में 5-5 दे रखे हैं ना सारों में, तो 5-5 याद नहीं होते, बट टॉप के 3 याद रख लेना, 1 2 3, ठीक है। तो 3 तो एटलीस्ट याद कर ही लोगे, आई होप सो कि आप कर पाओगे एटलीस्ट 3-3 याद तो, ठीक है। चलो अगली न्यूज पे चलते हैं। 18th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, 18वां एडिशन इंटरनेशनल ओलंपियाड का एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पे यहां पर आयोजित किया गया। एक एनुअल कंपटीशन है एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स का फॉर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट, जो कि मुंबई में यहां पर हुआ था। तो मुंबई में यहां पर 18वां एडिशन इंटरनेशनल ओलंपियाड का आयोजित किया गया एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की जो जिम्मेवारी थी वो थी यहां पर होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन के द्वारा। ओके, सो होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है इस इवेंट को, और इस इवेंट को सपोर्ट किया गया डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी थ्रू द विज्ञान प्रतिभा प्रोजेक्ट ऑफ दिस HBCSC, ठीक है। तो ये आपका एक सपोर्ट इसके द्वारा ऑर्गेनाइज, इसके द्वारा ये कंपटीशन, एनुअल कंपटीशन एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, जो खगोलीय घटनाएं, एस्ट्रोनॉमी मतलब जो आपका वो अंतरिक्ष वाली घटनाएं होती है ना, उनकी हम बात कर रहे हैं, है ना, अंतरिक्ष उसकी स्टडी वगैरह करना। अच्छा, इसमें और भी है पॉइंट्स। इसमें यहाँ पर फर्स्ट एडिशन होस्टेड बाय इंडिया वाज द लार्जेस्ट इन इवेंट हिस्ट्री। 300 स्टूडेंट 64 कंट्री से यहाँ पर आए थे, लार्जेस्ट था अपने आप में। 300 स्टूडेंट 64 कंट्री से यहाँ पर मौजूद थे, पहला एडिशन था इसका, एंड पहला एडिशन इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया। इसमें आरुष मिश्रा बेंगलुरु से हैं, बनी ब्रता माझी दिल्ली से, पानिनी पटना से, अक्षय श्रीवास्तव कोलकाता से। इन्होंने इस इवेंट में कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता। इस इवेंट के दौरान यहाँ पर 64 कंट्रीज, यहाँ पर आपकी ये ऊपर हमने लिखा था 64 कंट्रीज में आई थी, जिन्होंने वोट किया कि इजराइल को इसमें से सस्पेंड कर दिया जाए ड्यू टू सम जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, है ना। इजराइल को नहीं चाहते वो इस मीटिंग में, इसमें बोर्ड में आपका इंटरनेशनल ओलंपियाड का पार्ट बने, तो इसलिए उन्होंने उनको सस्पेंड करने का फैसला किया, सभी के सभी नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, इजराइल के जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन एज अ नेशनल टीम की तरह नहीं, एज अ इंडिविजुअल कैटेगरी में वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो नेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे वहां पर। तो फिलहाल 18th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी कहां पर हुआ पूछा जा सकता है, मुंबई में हुआ। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया ये पूछा जा सकता है। आपका सपोर्ट तो चलो है ही आपका। एंड नेक्स्ट आपका जो है वो 300 स्टूडेंट 64 कंट्री से आए, किस किसने गोल्ड मेडल जीता ये भी याद कर लेना। किसको सस्पेंड किया गया, इजराइल को सस्पेंड किया गया। नेक्स्ट है, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया रीअपॉइंटमेंट ऑफ द विश्वास पटेल, ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इन्फीबीम एवेन्यूज। इनको चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का। तो पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन अपॉइंट किए गए हैं, ये अपॉइंट किए गए हैं आपके विश्वास पटेल, इनका नाम है। तो विश्वास पटेल को अपॉइंट किया गया है पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन। इसके अंदर यहां पर और भी व्यक्तियों को अपॉइंट किया गया, लाइक द MN श्रीनिवासु जो कि डायरेक्टर हैं बिल्डेस्क के, नलिन बंसल जो कि आपके चीफ ऑफ कोऑपरेटिव फिनटेक रिलेशनशिप, ये भी आपके को चेयरपर्सन। तो नलिन बंसल और दूसरे हैं MN श्रीनिवासु, तो बस इन दोनों का नाम याद रख लो। इन दोनों को एज अ को चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया, को चेयरपर्सन, ठीक है। तो पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया बेसिकली एक ऐसी बॉडी है, ऐसी संस्था है जो कि यहाँ पर आपका जो NBFCs हैं, जो नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं, उनके डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में जो काम कर रही हैं, है ना, उनमें उनको यहाँ पर आपका रिप्रेजेंट करती है। तो NBFC जो कि यहाँ पर काम कर रही है डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में, उनको रिप्रेजेंट करती है पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके हेड बनाए गए हैं, चेयरपर्सन बनाए गए विश्वास पटेल 2 सालों के लिए, और MN श्रीनिवासु और नलिन बंसल इसके को चेयरपर्सन बनाए गए हैं।
ये यहाँ पर इसके 16 मेंबर रहते हैं इसमें, है ना, जिसको चेयरपर्सन यहाँ पर वगैरह वगैरह वो करते हैं। और इसमें और भी अपॉइंट किए हैं लोग, देख सकते हो, है ना। अब देखो यार, ये याद होता है तो कर लेना, नहीं याद होता तो मेरी तरफ से खुली छूट है इसको छोड़ने की। ठीक है, तो राइट रॉन्ग मैंने दोनों लगा दिए हैं। आपकी इच्छा है, करना चाहे कर ले, नहीं करना चाहे ना करें, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्वेश्चन आता है। लेकिन कई बार हमारे पास सामने ऐसी चीज़ें होती है जिनको प्रैक्टिकली छोड़ना ही मुनासिब होता है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम तक अगर आपको ये चीज़ें याद हो जाती हैं, हो सकती हैं, तो कर लिया करो, नहीं तो ख़त्म किया करो, अभी से स्किप, अभी से मिट्टी डाल लो, बाद में ऐसे लटकता रहेगा नहीं तो। हाँ, मनसुख मांडविया जी मंडे को क्या कर दिया, हॉकी मेंस एशिया कप ट्रॉफी इन्होंने अनवील की। तो हॉकी मेंस एशिया कप कहां हो रहा है, राजगीर हॉकी स्टेडियम बिहार में हो रहा है। 29 अगस्त से स्टार्ट होगा, यानी कि आज 29 अगस्त ही है ना, आज 28 है, कल से स्टार्ट होगा। तो 29 अगस्त से 7 सितंबर के बीच में होने वाला राजगीर हॉकी स्टेडियम बिहार में, यहाँ पर जो एक इवेंट होने वाला है, मनसुख मांडविया जी ने हॉकी एशिया कप उस ट्रॉफी को अनवील यहाँ पर कर दिया। बेसिकली इस न्यूज़ में ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि किसने अनवील किया, क्या अनवील किया, इंपॉर्टेंट ये था कि कहाँ हो रहा है, राजगीर हॉकी स्टेडियम बिहार में। वैसे तो न्यूज़ बाद में भी आ जाती ये वाली, ठीक है, चलो अब आ गई तो आ गई, क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल राजगीर हॉकी स्टेडियम बिहार में। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं, ऐसे मत जाइएगा नहीं, अभी 28 अगस्त की करंट अफेयर्स बाकी है। अभी मुझे लगता है, पता है कि इसको जैसे ही सुना होगा, हैं, ऐसा रिएक्शन आएगा, हैं क्या, हमें लगा आज इतनी ही न्यूज़ थी, है ना। इतनी सारी तो न्यूज़ थी सर, अभी भी 28 अगस्त पेंडिंग है। हाँ जी, 28 अगस्त पेंडिंग है, आई एम रियली सॉरी, मैं एक दिन नहीं करवा पाया। तो फिलहाल 28 अगस्त को भी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और अगेन एडवर्टीजमेंट करनी है ना, खरीदना हो तो खरीद लेना, डिस्क्रिप्शन में है, क्लासेस चल रही हैं बढ़िया से। इंडसइंड बैंक ने साइन किया एग्रीमेंट विद द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री के साथ, आपको क्रेडिट एक्सेस एमएसएमईज के लिए यहां पर बढ़ावा देना, टू एनहांस द क्रेडिट एक्सेस फॉर द एमएसएमईज, ये यहां पर किया जाएगा। इंडसइंड बैंक एंड एनएसआईसी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया क्रेडिट एक्सेस को एमएसएमईज के लिए बढ़ाने के लिए, यानी कि एमएसएमईज को और बेहतर रूप से यहां पर लोन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इंडसइंड बैंक का नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज के साथ एक टाई अप देखने को मिला है। इसके लिए ये लिखा ना, टेलर्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट। टेलर्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट मतलब टेलर क्या होता है कि आपने यहाँ पर कोई चीज कपड़ा दिया, सिलवाया अपने बॉडी फिट के हिसाब से, तो दैट इज टेलर मेड, है ना। तो वही ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री को, एमएसएमईज को, उनको पता है कि एमएसएमईज को किस तरह का फंड चाहिए होता है, किस तरह से उनका प्रोडक्ट चाहिए होता है, किस तरह से उनको पैसा चाहिए होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो इंडसइंड बैंक से मिलकर यहाँ पर अपने उस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पर बना लेंगे। हाँ जी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक एग्रीमेंट साइन किया एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स के साथ, जो कि अभी एक इवेंट हो रहा था 30th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन एमफी मुंबई में चल रहा था। एमफी मुंबई में एक यहाँ पर 30th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन चल रहा था। इस मौके पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक एग्रीमेंट साइन किया एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड के साथ। इस एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के साथ जो साइन किया, इसमें क्या किया गया, इसमें बेसिकली कहा गया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में रहते हैं, हमारे देश के बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जो हमारे देश के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के निवासी हैं, उन तक यहाँ पर म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करें उसके बारे में उनको कतई आइडिया नहीं होता है, कतई पता नहीं होता है। तो अब से म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर इंडिया पोस्ट की इन्हीं शाखाओं के माध्यम से इन म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको प्रोत्साहित, उनको अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी। ये एमओयू 3 साल के लिए वैलिड है। तो डिपार्टमेंट पोस्ट के जो ब्रांचेस हैं उनमें भी म्यूचुअल फंड आपके मिलेंगे। रिसेंट डिपार्टमेंट पोस्ट से रिलेटेड एक खबर, जिसमें $800 का ये फंडा हुआ था ना, यूएस से एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर कुछ किया, पंगा किया, और हमारे डिपार्टमेंट पोस्ट ने कहा कि रुक जाइए, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी भी तरह का कोरियर हम नहीं भेजेंगे यूएसए में। इसके अलावा एपीटी टेक्नोलॉजी एक नया मॉड्यूल भी डिपार्टमेंट पोस्ट के लिए रन किया गया हाल ही में। अगली है यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसको 2 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिले हैं। एक मिला ISO 27001 2022, दूसरा मिला ISO 22301 2019।
तो पहला मिला इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, दूसरा बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम। इनका कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है उसने अपनी टेक्नोलॉजी को इस तरह से बनाया है कि वो आपका जो कस्टमर्स का सेंसिटिव डाटा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उनके जो खुद के हैं और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है उसको बहुत ही बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकती है। उनका इस तरह का यहाँ पर सॉफ्टवेयर है, उनका इस तरह से यहाँ पर एसओपी है जो भी वो काम कर रहे हैं। तो इसके लिए उनको इंटरनेशनल संस्था के द्वारा ये एक सर्टिफिकेशन दिया गया है आईएसओ वाला। इसी तर्ज पर उनका ये भी कहना है कि उनका बिजनेस जो है बहुत बढ़िया तरीके से चलता रहेगा, इवन किसी भी तरह की डिस्ट्रप्शन आती है तब भी उनके पास एक ऐसी चीज है, एक ऐसा बैकअप है, एक ऐसा सुविधा है जिससे वो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से रन कर सकते हैं, चाहे फाइनेंशियली हो नॉन फाइनेंशियली हो। तो इसके लिए भी उनको ये एक सर्टिफिकेशन दिया गया है आईएसओ 22301/2019। रिसेंटली एनटीपीसी को भी यहां पर एक यही बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान का रिसेंटली एनटीपीसी को भी 22301/2019 मिला था, है ना। सेम वही 22301/2019 इस यूनिवर्सल सोमपो को मिला और वही 22301/2019 इस बार एनटीपीसी लिमिटेड को भी दिया गया। अगली न्यूज यहां पर हमारे राष्ट्रीय खबरों की तरफ। राष्ट्रीय में दिल्ली कैंट बोर्ड की हम बात करें तो दिल्ली छावनी परिषद, दिल्ली छावनी बोर्ड जो है उसने यहां पर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, इसने शुरू किया एक प्रोग्राम जिसका नाम है आरंभ। तो आरंभ है प्रचंड, है ना, बोलो मस्तो कुछ। तो यहां पर गाना नहीं गाना, तो आरंभ नाम का एक लर्निंग एंड सपोर्ट सेंटर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है दिल्ली कैंट बोर्ड के द्वारा सिल्वर ओक स्कूल दिल्ली कैंट में। तो दिल्ली कैंट में यहां पर एक सिल्वर ओक स्कूल है, इसके अंडर यहां पर एक आरंभ नाम का प्रोग्राम शुरू किया गया। और आरंभ प्रोग्राम है क्या? आरंभ प्रोग्राम बेसिकली चाइल्ड वेलफेयर के पर्पज से है, ये रहा हमारा कीवर्ड। इसके तहत यहां पर फ्री एजुकेशन दी जाएगी और मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएगी उन बच्चों को जो कि कंस्ट्रक्शन लेबरर्स के हैं। कैंट एरिया में ऐसे लोग जो कि यहां पर लेबर हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन में यहां पर डील करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं वहां के बिल्डिंग से, वहां पर किसी भी जगह की, उनके बच्चे जो वहीं पर ही अमूमन रहते हैं, तो उनके बच्चों को यहां पर फ्री एजुकेशन और असेंशियल मेडिकल फैसिलिटी, बस जरूरी नहीं है वहीं पर रह रहे, वैसे यहां पर लिखा हुआ है कैंट एरिया में काम करें उन्हीं को ही। तो उन बच्चों को यहां पर एजुकेशन बिल्कुल मुफ्त देना, उन बच्चों को मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, ये एक इनिशिएटिव लिया गया है आरंभ प्रोग्राम के तहत आपका दिल्ली कैंट बोर्ड के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करता है। आरंभ जो है विल बी बेनिफिशियल इन स्टेबलाइजिंग क्लासेस फॉर दीज चिल्ड्रन बाय प्रोवाइडिंग देम विद फाउंडेशन लर्निंग, लाइफ स्किल्स एंड दी सेफ स्पेस। ठीक है, तो ये तो चलो लिखा हुआ है। प्रोग्राम का फोकस है एनरोलिंग चिल्ड्रन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर इन लोकल स्कूल्स विद फ्री एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स होंगे, मेडिकल सर्विस उपलब्ध होंगी, उनके डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन एंड काउंसलिंग सपोर्ट भी दिया जाएगा, उनको यूनिफॉर्म, शूज, स्कूल बैग, बोतल, टिफिन, बुक्स वगैरह वो सब सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी। तो ये वाला पन्ना तो कुछ खास नहीं है, इस पन्ने को तो जस्ट याद करके भूल जाना, है ना, मतलब भूल मत जाना, समझ लेना। बाकी जो याद करने वाला पॉइंट है वो इसी पेज पर है। क्या किया गया, नाम क्या है, आरंभ क्या है, किससे रिलेटेड है, कौन करेगा, क्या करेगा, ये सब क्वेश्चंस। नेक्स्ट एक और है प्रोजेक्ट आरोहण। प्रोजेक्ट आरोहण भी संबंधित है यहां पर आपका बच्चों से ही। ये बेसिकली आपका कवर करेगा 500 स्टूडेंट जो कि क्लास 11 से फाइनल ईयर ग्रेजुएशन तक पढ़ रहे हैं। और ये बच्चे होंगे कौन से? ये बच्चे होंगे ऐसे बच्चे चिल्ड्रन ऑफ टोल प्लाजा एम्प्लॉइज, जितने भी टोल प्लाजा में काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज, उनके बच्चों के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम शुरू किया जो कि है प्रोजेक्ट आरोहण। क्या है? प्रोजेक्ट आरोहण उसका नाम है। ये प्रोजेक्ट आरोहण जो शुरू किया गया है, ये यहां पर आपका सपोर्ट करेगा एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ द टोल प्लाजा एम्प्लॉय। तो टोल प्लाजा एम्प्लॉय के जो बच्चे हैं उनकी मदद के लिए यहां पर प्रोजेक्ट आरोहण की शुरुआत आपकी की गई है। प्रोग्राम लॉन्च किया गया एनएचएआई के चेयरपर्सन संतोष कुमार यादव जी जो हैं, यहां पर भी लिखा हुआ है उनका नाम। इंप्लीमेंट किया जाएगा एसएमईसी ट्रस्ट भारत केयर्स के द्वारा। पहला फेज जो प्रोजेक्ट आरोहण का, उसके लिए 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं और ये जुलाई 25 से मार्च 2026 तक चलेगा। ठीक है, 500 स्टूडेंट्स मैं ऑलरेडी बता चुका, क्लास 11 से फाइनल ईयर ग्रेजुएशन तक उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी 12,000 रुपए तक की। कैसे कैसे दी जाएगी? 50 ब्राइट स्टूडेंट जो पोस्ट ग्रेजुएट या हायर स्टडी करना चाहते हैं उनको 50,000 की स्कॉलरशिप। इसके अलावा मेंटरशिप दिया जाएगा, स्किल बिल्डिंग वर्कशॉप, करियर गाइडेंस वगैरह वगैरह दिया जाएगा। तो 12,000 रुपए तो दिया जाना है क्लास 11 से फाइनल ईयर ग्रेजुएशन तक।
और अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन हायर स्टडी करता है तो उसको 50,000 रुपये भी दिए जा सकते हैं। तो आई होप सो कि समझ में आ गया प्रोजेक्ट आरोहण किससे पर्पज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज यहां पर आती हुई, आईटी बिल 2025 को यहां पर प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल गई है। इनकम टैक्स एक्ट नया आया है। पुराना जो एक्ट था 1961 का एक्ट जो था उसको यहां पर सदियों पुराना, सदियों नहीं दशकों पुराना 1961 का एक्ट उसको रिप्लेस कर लिया गया है। वैसे तो इस एक्ट को यहां पर पहले भी एक बार पार्लियामेंट सेशन में रखा गया था, लेकिन उसके बाद ये एक ड्राफ्ट कमेटी में गया। ये एक्ट बिल जो था, सॉरी एक्ट नहीं बोलूंगा तब बिल कहते हैं एक्ट बनने से पहले, तो बिल जो है पार्लियामेंट कमेटी में गया, पार्लियामेंट कमेटी में गया। और पार्लियामेंट कमेटी में जब वो बिल गया तो उसमें काफी ज्यादा बदलाव किए गए और कहा गया इसमें ये अमेंडमेंट कीजिए, और फाइनली वो अमेंडमेंट करने के बाद इस बिल को दोबारा से प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट में, और वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने के बाद उसको लोकसभा ने, फिर राज्यसभा ने और फिर प्रेसिडेंट ने मंजूरी देकर उस बिल को यहां पर एक्ट का दर्जा दे दिया। तो आईटी एक्ट 2025 ने आ चुका है, जिसके अंडर यहां पर आपका 566 रिकमेंडेशन ये सिलेक्ट कमेटी जो थी इसने री इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद अब नया बिल यहां पर रखा गया था। 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। अब इस न्यूज को बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। डेट भी पूछी जा सकती है, 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसमें कोई भी नया टैक्स रेट नहीं लगाया गया, किसी भी तरह का कुछ भी टैक्स से संबंधित कोई चेंज नहीं किया गया। हाँ, जो पुराने प्रोविजंस हैं जो बेकार हो चुके हैं, यूजलेस हैं, अब उनका काम नहीं है क्योंकि नए नए टैक्स स्लैब्स आती रहती है, चेंजेस होते हैं, उनको हटाया गया है। नंबर सेक्शन जो 819 से पहले आईटी एक्ट में, अब उनको यहां पर 536 कर दिया गया ताकि थोड़ी इजी हो सके उसको समझना। चैप्टर्स, नंबर ऑफ चैप्टर 47 था, उनको 23 कर दिया गया है। वर्ड काउंट जो है, जो पहले 5.12 लाख का पूरा पूरा एक्ट था, वो अब 2.6 लाख का हो चुका है। एक्ट ने 39 नए टेबल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, क्योंकि टेबल से पढ़ना थोड़ा आसान होता है। 40 नए फॉर्मूलाज इंट्रोड्यूस किए हैं, उनको भी समझना और समझाना आसान होता है। एक बहुत बड़ा बदलाव जो कि आपको अब देखने को मिलने वाला है, जो कि आप हमेशा शायद कंफ्यूज भी होते थे, और वो होते थे यहां पर कंफ्यूज किस तरह से, हम हमेशा अभी आज भी पढ़ा हमने फाइनेंशियल ईयर, है ना, और एक होता था असेसमेंट ईयर। वैसे अगर जिसको पता है उसको तो पता ही है। देखो, एक होता है फाइनेंशियल ईयर जो प्रेजेंट में चल रहा है ना, और जिस ईयर में मैं अपनी इनकम टैक्स को कैलकुलेट करूंगा उसको मैं असेसमेंट ईयर कहूंगा। देखो अभी जो चल रहा है वो 2025-26 चल रहा है, ठीक है, 2025-26 चल रहा है फाइनेंशियल ईयर। अब मैं इस फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी अर्निंग करूंगा उसका मैं टैक्स कब जमा कराऊंगा, 2026-27 में जमा करूंगा। पूरे साल फाइनेंशियल ईयर का जो इनकम है उसकी कैलकुलेशन करने में सरकार मुझे टाइम देती है, 2-3 महीने का समय, और फिर अगले साल मैं उसको टैक्स जमा कराता हूं। तो वो जो असेसमेंट ईयर होता है, इस साल के फाइनेंशियल ईयर में जो मैंने इनकम जनरेट की है, वो असेसमेंट ईयर जब मैं असेस करूंगा, यानी कि अगले साल असेस करूंगा, तो वो असेसमेंट ईयर कहलाता है। तो ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता, तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई साहब असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर सब खत्म कर देते हैं, अब तो हम सिंपल सिंपल नाम देंगे टैक्स ईयर। बस टैक्स ईयर कि किस साल का आपका टैक्स देना है, बस सिंपल सी बात है। अगर बोलेंगे कि भाई टैक्स ईयर है, तो मतलब टैक्स ईयर जिस साल का आपको टैक्स भरना है उसको हम टैक्स ईयर नाम देना, ना असेसमेंट ईयर होगा ना फाइनेंशियल ईयर होगा, टैक्स के पर्पज से सिर्फ टैक्स ईयर कहलाएगा। ये एक बदलाव किया गया है। किसी भी तरह के एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो बजट में हम देखने को मिलते हैं। 12 लाख की एनुअल बेसिक एग्जम्पशन लिमिट विद रिफाइंड स्लैब, जो मिडिल इनकम है टैक्स पेयर, जो 12 लाख का वैसे भी इनकम टैक्स के लिए नया स्लैब आई था, तो वही उसको एक नए रूप में यहां पर दिया गया है। फेसलेस डिजिटल फर्स्ट असेसमेंट, ह्यूमन इंटरफेस यहां पर कम रहेगा, यानी कि लोग जैसे सुनते थे इनकम टैक्स वाले आ गए, ये आ गए, वो गए, नहीं, ऑनलाइन ही सब आपसे चीजें पूछी जाएंगी, ऑनलाइन आप उनका आंसर कर सकते हैं। इनकम टैक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड 1860 में सर जेम्स विल्सन के द्वारा पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1918 में आया था, बहुत सारे बदलाव के साथ। 1860 के बाद 1918 में आया, फिर 1922 में आया, फिर यहां पर 1961 का एक्ट बना, तो तब से लेकर अब तक कुछ भी यहां पर इसमें बदलाव नहीं हुआ है। अब जाकर यहां पर बदलाव इसमें हुआ। इनकम टैक्स इन इंडिया एंट्री 82 ऑफ यूनियन लिस्ट 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यहां पर जो है इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, ठीक है। तो इस पूरी की पूरी न्यूज में बहुत सारी चीजें याद करने वाली हैं। आई होप सो इस न्यूज को बहुत बेहतर तरीके से याद कर लेंगे। इस न्यूज में कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है, हर एक पॉइंट, हर एक शब्द जो भी लिखा है
वो बखूबी आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। क्या पता ये पूछ ले, क्या पता ये पूछ ले, क्या पता ये वाले पॉइंट्स पूछ ले, क्या पता ये पूछ ले, क्या पता ये टैक्स ईयर पूछ ले, या फिर ये पूछ ले, या फिर ये पूछ ले, या ये पूछ ले, ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप सो कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको और बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ भी लेंगे। ठीक है, चलिए एक सेकेंड जस्ट कंटिन्यू करते हैं अपने। ओके चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंस्टिट्यूट किया पैनल्स टू ड्राइव द नेक्स्ट जन रिफॉर्म्स एंड विकसित भारत गोल्स। ओके, सो भारतीय देश के यहाँ पर अच्छा लगाया मैंने, इन बिटवीन पॉज की थी मैंने रिकॉर्डिंग, इन बिटवीन बेटी को स्कूल छोड़ के आया, वापस आ गया है ना, वापस रिज्यूम कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को। तो इन बिटवीन ऐसे मेरे जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इन बिटवीन काफ़ी समय बीता है ना, आपके लिए नहीं बीता होगा, आपके लिए तो तुरंत सेकंड में स्विच हुआ ना। ठीक है, मतलब हार्डली 5-6 सेकंड का गैप होगा आपके लिए, मेरे लिए काफ़ी मिनटों का गैप था। सो खैर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट किया पैनल टू ड्राइव द नेक्स्ट जन रिफॉर्म्स एंड विकसित भारत गोल्स। ओके, सो यहाँ पर आपका विकसित भारत गोल्स को आपका पहुंचने के लिए उन गोल्स तक जो रिफॉर्म्स को लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ पैनल्स को कंस्टिट्यूट किया है। अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्पीच दी थी अपनी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, उन्होंने यहाँ पर उस स्पीच में जिक्र किया था कि हम 2047 तक हमारे देश को एक विकसित भारत बनाने का हमारा एक विजन है, डेवलप्ड नेशन बनाने का हमारा जो विजन है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि हम बहुत सारे ऐसे पैनल्स बनाएंगे जिसको हेड करेंगे, लीड करेंगे बहुत सारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बहुत हाई लेवल के डिग्नेटरीज यहाँ पर उनको हेड करेंगी। जो भी बदलाव लाने हैं, किस तरह के चेंजेस होने चाहिए, उन सब के ऊपर बात करेंगे। ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, टेक्नोक्रेट्स होंगे, इकोनॉमिस्ट होंगे, सब चीजें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 2 हाई पावर्ड ग्रुप्स ऐसे बना दिए हैं जिनको लीड करेंगे राजीव गौबा जी, फुल टाइम मेंबर है नीति आयोग के, पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। और अब ये पैनल जो है, पैनल 1 का काम है यहाँ पर विकसित भारत की तरफ बढ़ना, 2047 तक उसको किस तरह से अचीव किया जा सकता है। पैनल 2 का जो काम है वो है रेगुलेटरी रिफॉर्म्स को लाना, नॉन फाइनेंशियल सेक्टर में किस तरह से चेंजेस लाए जा सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों ग्रुप्स जो हैं, सारे के सारे ग्रुप्स जो हैं, वो सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा यहाँ पर आपका इसके अंदर रहेंगे। मतलब कि ये इनके सबके सेक्रेटरीज भी इसके अंदर शामिल रहेंगे। इसके अंदर और भी डीजी ऑफ इंडस्ट्री चैम्बर सच एज सीआईआई, फीकी, एसोचैम, इनके भी डायरेक्टर जनरल जो इनको लीड करते हैं वो भी इस ग्रुप का यहाँ पर पार्ट बनने वाले हैं। तो मोटा मोटी बात यह है कि यहाँ पर जो याद करने वाला है वो राजीव गौबा का नाम याद करने वाला है, जो कि इसको लीड करेंगे। और 2 पैनल बनाए गए हैं, दोनों पैनल का पर्पस, एक का विकसित भारत, एक का रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, नॉन फाइनेंशियल सेक्टर। बाकी ये वाला याद करना हो कर लेना, नहीं करना हो तो छोड़ भी सकते। ओके, यहाँ पर आपका इनका कोलैबोरेशन है, बहुत सारे मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्रियल कमेटीज है उनका कोलैबोरेशन है। जो ये पैनल्स हैं, अमित शाह जी के साथ यहाँ पर टच में रहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ यहाँ पर इनका यहाँ पर एक कोलैबोरेशन रहेगा। स्टेट लेवल डीरेगुलेशन कमेटी हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी टीवीएस स्वामीनाथन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू रिजॉल्व रेगुलेटरी बॉटलनेक्स विद इन द स्टेट। तो यहाँ पर आपका स्टेट्स के बीच में यहाँ पर एक जो दूरियां हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए स्टेट्स और सेंटर के बीच में, उससे संबंधित भी यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई जिसको हेड करेंगे टीवीएस स्वामीनाथन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने वाला। इंडियन आर्मी ने हाल ही में साइन किया एक एग्रीमेंट भारती एयरटेल के साथ, ताकि डिजिटल और मोबाइल कनेक्टिविटी को जो एरियाज है दिबांग वैली और अंजोय डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में, दिबांग वैली और अरुणाचल प्रदेश का जो फॉरवर्ड एरियाज मतलब जो बॉर्डर के आसपास के एरियाज हैं, वहां पर नेटवर्क कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उस एरिया में नेटवर्क कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए भारती एयरटेल के साथ यहां पर टाई अप हुआ है इंडियन आर्मी के दाव डिवीजन ऑफ इंडियन आर्मी का। सिंपल सी न्यूज है। अगली न्यूज काफी बड़ी है, काफी इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आ सकती है, और ये है आपकी कैबिनेट ने अप्रूव किया बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स, और इन अपॉइंटमेंट्स से जो अप्रूवल मिला है वो है आपका ये सारा का सारा
जैसे फीकी के, मतलब ये वो हैं जो आईएएस ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो हमारे देश के अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को हेड करते हैं, मिनिस्ट्रीज में काम करते हैं, तो ये वो वाली पोस्ट होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी पोस्ट होती हैं कि सेक्रेटरी की ऐसी पोस्ट होती है जो यहाँ पर मिनिस्टर के साथ काम करते हैं, डायरेक्ट टच टू मिनिस्टर, मतलब मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है उसके, उनका जो भी सारा का सारा काम संभालना इनकी जिम्मेवारी है। ये सारी की सारी चीजें करेंगे, उसके बाद उसके यूनियन मिनिस्टर की उसके ऊपर मोहर लगेगी, साइन लगेगी और वो पास हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे के सारे काम करते हैं। अब ये सारे के सारे जो एक चर्चा में रहा वो तो ये नाम रहा, रजीत पुन्हानी सीईओ बनाएंगे फीकी के, ये तो चर्चा में रहा, ठीक है। बाकी सारे सेक्रेटरी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी को चेयरपर्सन बनाया गया है, किस तरह एडिशनल चार्ज दिया गया है। अब वही है कि भाई अपॉइंटमेंट एक साथ, ऐसा लग रहा है जैसे पूरे पूरे महीने के अपॉइंटमेंट एक साथ आ गए है ना। तो भाई है तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ऐसे एग्जाम में, ये जब भी आपके ये न्यूज़ आती है ना, ये डिपार्ट ऐसे सेक्रेटरी वेक्रेटरी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, पूछ लेता है एग्जामिनर, है ना। तो बिल्कुल ब्लाइंडली मैं बोलूंगा तो नहीं भाई साहब छोड़ के जाना, लेकिन स्टिल आपके ऊपर ही है ना। नेक्स्ट आए हैं अवार्ड्स। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने सेलेक्ट किया 45 टीचर्स को। टेंशन मतलब ना 45 टीचर्स के नाम नहीं लिख रहा है, मैंने हटा दिया वो स्लाइड, है ना। तो 45 टीचर्स के नाम भी थे, मैंने कहा ये ओवर हो जाएगा। तो 5 सितंबर 2025 को नेशनल टीचर्स डे है, उस मौके पर 45 टीचर्स को यहाँ पर आपका क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाना है 45 टीचर्स को। और इनको यहाँ पर चुना जाएगा, हैव बीन सिलेक्टेड थ्रू अ रिगरस ट्रांसपेरेंट एंड ऑनलाइन प्रोसेस इन 3 स्टेजेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल सिलेक्शन प्रोसेस हुआ इनका। और 45 सिलेक्टेड टीचर को चुना गया 27 स्टेट, 7 यूटीज और 6 ऑर्गेनाइजेशन से, जिनमें 24 मेल है और 21 फीमेल है। तो नेशनल टीचर्स अवार्ड दिए जाएंगे 45 टीचर को। भाई लाल इतना ही याद रख लो, इसमें और कुछ मुझे नहीं लगता याद कर पाओगे आप, क्योंकि बहुत सारी चीजें बाकी, जिस दिन अवार्ड होंगे, घोषित होंगे, जिस दिन दिए जाएंगे, प्रेजेंट किए जाएंगे, उस दिन हम ऑब्वियस नेशनल टीचर्स डे क्यों होता है, कैसे होता है, और वो कोई एस्पेक्ट उस टाइम ऑब्जर्व किए जाएंगे तो उसके बारे में बात कर लेंगे। एक और इसी तर्ज पर अवार्ड दिए हैं नेशनल अवार्ड्स टू टीचर्स 2025। तो वो यहाँ पर थोड़े से अलग कैटेगरी के अवार्ड थे, है ना, ये अलग कैटेगरी के अवार्ड थे। ये यहाँ पर आपके दिए गए हैं फॉर दी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिटेक्निक के लिए 21 टीचर्स को यहाँ पर सम्मानित किया गया। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 थी। कैटेगरी 1 में टीचर्स ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और उनमें सब कैटेगरी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बना रखी है। दूसरी कैटेगरी प्योर साइंस इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, ये बना रखी है। और तीसरी कैटेगरी आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज वाली बना रखी है। और कैटेगरी 2 में जो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन, उसके 10 अवार्ड्स थे। तो पॉलिटेक्निक वाला को 10 दिए गए, और यहाँ पर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनमें 11 अवार्ड्स दिए गए। उनकी 3 कैटेगरी है, पॉलिटेक्निक की सच कोई कैटेगरी नहीं है। तो ये भी टोटल 21 टीचर्स को अवार्ड दिए। इसकी भी लिस्ट थी जो कि मैं नहीं लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक है। अगली न्यूज, प्रोफेशनल फुटबॉलर एसोसिएशन अवार्ड्स 2024-25 यहाँ पर हुआ। कहाँ पर हुआ? यूनाइटेड किंगडम में हुआ, मैनचेस्टर ओपेरा हाउस में हुआ। ऑफिशियल सेरेमनी पीएफए अवार्ड्स की। इस सेरेमनी में यहाँ पर आपका पीएफए मेंस प्लेयर में मोहम्मद सालेह को यहाँ पर इजिप्ट के पहले प्लेयर, इजिप्ट से आने वाले पहले प्लेयर यहाँ पर बने हैं जिनको पीएफए मेंस प्लेयर का पुरस्कार दिया गया। लिवरपूल फुटबॉल क्लब से बिलोंग करते थे। इसी तरह वीमेन प्लेयर में भी यहाँ पर आपके मैरियोना जो कि स्पेन से बिलोंग करती है, वैसे फुटबॉल क्लब आर्सेनल से बिलोंग करती है। इसी तरह से बाकी नाम भी आपके लिए हैं। इसी तरह से पीएफए प्रीमियर लीग टीम के भी यहाँ पर नाम है। गोलकीपर किसको दिया गया? डिफेंडर की टीम। ये पूरी टीम बनाई गई है, मतलब है ना, टीम बनाई गई है। टीम के खिलाड़ी बनाए गए कि भाई गोलकीपर कौन रहेगा, ये रहेंगे। डिफेंडर कौन रहेंगे, ये। मिडफील्डर कौन रहेगा, ये रहेंगे। और फॉरवर्ड्स ये रहेंगे, ठीक है। प्रोफेशनल फुटबॉलर एसोसिएशन जिसने ये अवार्ड देता है, एवरी ईयर ये अवार्ड देता है। ये एक यूनियन है जितने भी पूर्व और पहले के फुटबॉलर्स एंड स्कॉलर्स है प्रीमियर लीग के, है ना, जो कि फुटबॉल लीग्स वगैरह होती हैं उनके हैं यहाँ पर, उनका एक एसोसिएशन है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर फिलहाल लिवरपूल, ये फुटबॉल क्लब के मतलब खिलाड़ियों को दिया जाता है, बेसिकली कंट्री को नहीं, फुटबॉल क्लब के रिप्रेजेंट करते हुए खिलाड़ी को, मतलब उस तरह से दिया जाता है इसको। उनकी परफॉर्मेंस उसमें आकलन की जाती है फुटबॉल क्लब्स में। तो उस बेस पर इस बार मोहम्मद सलाह को यहां पर चुना गया, इजिप्ट के खिलाड़ी को यहां पर आपका इस प्रोफेशनल फुटबॉलर एसोसिएशन की मेल की कैटेगरी में, और वीमेन की कैटेगरी में मैरियोना कैलडेंटे को चुना गया, ठीक है। ये वाली आज जो पर्टिकुलर न्यूज़ है इसमें काफ़ी ज़्यादा थोड़ी हैवी मतलब लोड वाली खबरें हैं ना, है ना। तो जब भी ऐसी कोई लोड वाली खबरें आती है ना, मतलब ऐसी कि इतने सारे अपॉइंटमेंट, इतने सारे अवार्ड्स, ऐसी खबरें, मतलब लोड वाली खबरों का मेरा मतलब ये है। तो ऐसी खबरों को ज़रूरी नहीं होता, मैं बहुत बार पहले भी कह चुका, पुराने स्टूडेंट्स को पता होगा, बहुत बार भाई ऐसा नहीं होता कि मुझे आज ही करके ही छोड़ना है, कोई कल एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है।
तो अगर एक न्यूज़ आज की डेट में आप छोड़ भी दोगे, 2 खबरें आज की डेट में छोड़ भी दोगे, तो हो सकता है कल की जो करंट अफेयर्स आएगी उसमें थोड़ी सी रिलैक्सिंग वाली न्यूज़ हो। ऐसा नहीं, हफ्ते में आप खुद अगर पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा हफ्ते में 6 दिन होते हैं, 6 दिन में से 2 दिन मैं मान के चलता हूँ, 2 दिन ऐसे होते हैं, कई बार 3 दिन भी ऐसे होता है जिस दिन न्यूज बड़ी सिंपल सिंपल इजी इजी आती है। 2 दिन तो होती है 100%। तो जिस दिन वो 2 दिन सिंपल न्यूज आई है ना, वो होनी है, वो ऐसा नहीं है होनी नहीं है, वो दिन नहीं आएगा, आता है, हफ्ते में 2 दिन आते ही आता है। तो जिस दिन वो दिन आए उस दिन ये वाली न्यूज उठा के याद कर लिया करो, क्या ही फर्क पड़ेगा। मतलब मुझे वही चीज आप लोगों की, काफी लोगों की मेंटेलिटी वो नहीं समझ में आती कि क्या ही फर्क पड़ेगा अगर आज की न्यूज को तुम कल कर रहे हो, कल की न्यूज को परसों कर रहे हो, तो 10 दिन बाद एग्जाम थोड़ी ना आपका। हाँ एग्जाम हो दैट इज डिफरेंट थिंग, फिर भी 10 दिन बाद के एग्जाम की हम एक हफ्ता पहले तक की खबरें पढ़ते हैं, फिर भी हम लेटेस्ट तो पढ़ते ही नहीं है। लेटेस्ट तो ऐसा तो नहीं आज पढ़ के जा रहे कल एग्जाम में आनी है ना। तो इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल इस मामले में सोचा करो, थोड़ी सी मैच्योरिटी वाली समझ रखा करो कि अगर मान लीजिए आज ये वाली न्यूज़ तुमसे याद नहीं हो रही, इस न्यूज़ को याद करने में चक्कर में 2 घंटे तुम्हारे लग गए, 2 घंटे बर्बाद हो गए, दूसरा सब्जेक्ट तुम्हारा एम्पर हो रहा है, तो छोड़ दो आज की डेट में। हो सकता है कल की क्लास बड़ी ईजी आ जाए, हो सकता है न्यूज़ उसके अंदर 10 सी हो सकता है 11 खबरें वो बड़े वन लाइनर, तो उस दिन कर लेना याद। ठीक है, चलो अगली न्यूज है, टाइनी गोल्ड पार्टिकल्स कैन हेल्प अर्ली डिटेक्शन ऑफ द पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज क्या है भाई साहब? पार्किंसन डिजीज बेसिकली एक ऐसा ब्रेन डिसऑर्डर है जो कि बहुत ज्यादा वर्स हो जाता है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, और ये ओल्ड एज के लोगों में काफी ज्यादा एक बहुत ज्यादा मतलब कि मुश्किल आती है उनको, है ना। तो इसी पार्किंसन डिजीज को अर्ली स्टेज पर ही डिटेक्ट करने के पर्पज से साइंटिस्ट जो हैं, जो कि हैं आईएनएसटी मोहाली से, इन्होंने फाउंड किया एक नया और वेरी क्लेवर वे जिससे पार्किंसन डिजीज अर्ली वे में ही पता लग सकती है। किसका इस्तेमाल करके? टाइनी गोल्ड पार्टिकल्स का इस्तेमाल करके। क्या है? बेसिकली हमारे दिमाग में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है अल्फा साइन्यूक्लिन, ये वाला। ठीक है, हेल्दी पीपल में यहां तक ये इन इन इसके बाद है ना, तो ये मैं हटा देता हूं, नहीं तो बाद में आप लोग ही कंफ्यूज हो गए। ठीक है, अल्फा साइन्यूक्लिन, ठीक है, प्रोटीन है। और हेल्दी पीपल में ये प्रोटीन हार्मलेस होता है, बट इन पीपल विद पार्किंसन ये प्रोटीन चेंज होता रहता है, उनकी शेप बदलते रहते हैं और टॉक्सिक बनता रहता है। ठीक है, और ये फिर इकट्ठा एकदम से हो जाता है, चिपक जाता है और वे ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है। साइंटिस्ट ने क्या किया, वेरी टाइनी पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड, जिनको हम गोल्ड नैनो क्लस्टर कहते हैं, मतलब इनको आप आंखों से देख नहीं सकते, बहुत माइक्रो पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। ये ग्लो करते हैं और बहुत डिफरेंटली बिहेव करते हैं जब ये किसी भी चीज के नजदीक आते हैं। तो बेसिकली साइंटिस्ट ने कोट किया दीज गोल्ड पार्टिकल विद 2 नेचुरल सब्सटेंसेस जो हैं, एक है प्रोलीन, एक है हिस्टाडाइन। तो ये प्रोलीन से जब इन्होंने इसको कोट किया, प्रोलीन को, दीज गोल्ड पार्टिकल्स को यहां पर प्रोलाइन से इन्होंने जब यहां पर कोट किया, तो ये स्टिक हो गए टू नॉर्मल हार्मलेस प्रोटीन, एक हार्मलेस प्रोटीन की तरह। और हिस्टाडाइन के लिए द स्टिक्स टू द टॉक्सिक हार्मफुल प्रोटीन, तो ये स्टिक हो गए इस हार्मफुल प्रोटीन पे। तो यहां पर कहने का तात्पर्य ये है कि ये गोल्ड पार्टिकल्स यूज किए जा सकते हैं। प्रोलाइन पार्टिकल स्टक द पर्सन लाइकली हैज नॉर्मल प्रोटीन, नो पार्किंसन, और अगर ये हिस्टाडाइन पार्टिकल स्टक होते हैं तो पर्सन में हैव हार्मफुल प्रोटीन, पॉसिबल अर्ली पार्किंसन। प्रोजेक्ट को लीड किया डॉक्टर शर्मिष्ठा सिन्हा ने, जो कि सीनियर साइंटिस्ट है एट आईएनएसटी। तो आई होप सो कि ये समझ में होंगे। वैसे इसमें ज्यादा कुछ रट्टा मारने वाला है नहीं, मैं पॉइंट्स बता देता हूं, उन्हीं को ध्यान में रखना। पहली चीज, पार्किंसन डिजीज के लिए क्या चीज की जा रही है? टाइनी गोल्ड पार्टिकल्स का इस्तेमाल। किसने किया? आईएनएसटी मोहाली के वो कौन से साइंटिस्ट है, इनका नाम याद रख लेना। ठीक है, अगली चीज यहां पर ये नाम याद रखना, अल्फा साइक्लोनिक, जो भी नाम है इसका, अल्फा साइन्यूक्लिन, है ना, ये याद रख लेना। और ये तो इन्होंने एक जस्ट वो एक 2 नाम दे रखे जिसको इन्होंने किया, कोट किया इन्होंने, तो ये प्रोलाइन और हिस्टाडाइन, बस इतना याद रख लो ने, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं। ये ऊपर नीचे जो लिखा है ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, याद करने के लिए नहीं है, रट्टा मारने के लिए पूरे पूरे पैराग्राफ नहीं है। आपको जो याद करनी है चीज वो यही है, टाइनी गोल्ड पार्टिकल्स, पार्किंसन डिजीज, अल्फा साइन्यूक्लिन, प्रोलाइन हिस्टाडाइन एंड दी शर्मिष्ठा सिन्हा आईएनएसटी मोहाली, दैट्स इट। अगली न्यूज है यहाँ पर वेटरन कंपनी, चलो एंड पे आई ना, है ना, काफी लोड आ गया आज तुम पे ना। अब मुझे पता तुम कमेंट्स में मुझे ही गाली निकालोगे, सर पर अब निकालनी भी चाहिए ना, है ना, क्लास क्यों नहीं ली सर? लेनी चाहिए सर, आप प्लीज क्लास ले लेकर, सर एक दिन क्लास नहीं लेते हमारा फ्लो बिगड़ जाता है, ये है वो है, बोलोगे, मुझे पता है, मैं क्या करूं। सुरवरम सुधाकर रेड्डी पास्ड अवे, है ना। कई बार ऐसे सिचुएशन आ जाती है, कल 1 बजे, 4 बजे, 6 बजे ऐसी क्लास से कंटिन्यू, फिर रात को एक मीटिंग,
सब चीज़ें बैक टू बैक चल रही थी। कल बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला मुझे क्लास लेने, जबकि कल कंटेंट बना पड़ा था, फाइल बनी पड़ी थी, फाइल रेडी थी, एकदम टिंच फाइल पूरी प्रॉपर रेडी, बस मुझे आकर क्लास लेनी थी। वो क्लास लेने का वो बीच में गैप ही कहीं नहीं नजर आ रहा था मेरे पास, ऐसा पैक था कल मैं। ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन 1970 में इलेक्ट किए गए थे सुरवरम सुधाकर रेड्डी। He was elected the MP representing the CPI from Nalgonda 1998 2004 में। He was General Secretary of the CPI 2012 में। हाँ, अब ये मत कहना सर पीडीएफ दे दिया करो, अरे यार फिर वो क्या मजा आएगा, फिर जब पढ़ाना ये तो पढ़ाना ना हो फिर तो मैं पीडीएफ दे दूं, जब पता ये पढ़ाना है तो फिर पीडीएफ क्या ही दूंगा यार। मैं तो रात तक वेट कर रहा था कि टाइम मिले तो मैं बिल्कुल एकदम मुझे स्लॉट मिले तो मैं करूं कुछ, है ना। ओके, सो ये न्यूज़ आपको यहाँ पर आई है, जो ये आपको याद होगा अगर आप मेरी पेड क्लास के स्टूडेंट हैं तो परसों जो हमने पीआईबी का सेशन नंबर 1 किया था तो उसके अंदर मैंने आपको ये न्यूज़ के बारे में जिक्र किया था, है ना, कि मैं पढ़ाऊंगा ये न्यूज़, क्यों पढ़ाऊंगा मैंने उसके अंदर रीज़न भी बताया था। तो आज वो न्यूज़ आपके लिए लेकर आया हूँ, बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा, ठीक है। आई होप सो जो पेड स्टूडेंट उनको याद होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, उनको मैंने एक चीज़ भी बताई थी, है ना, जो कि मैंने कहा था किसी को बताना मत, वही चीज़। तो बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बहुत प्रमुख मेंबर, और यहाँ पर अयोध्या की जो यहाँ पर आपकी राज परिवार है, पूर्व राज परिवार था, उसके यहाँ पर वंशज, और हेड है राज सदन अयोध्या के, राज सदन अयोध्या जहाँ पर ये रहते थे, मतलब एक प्रकार से वहाँ का महल कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, है ना, जहाँ पर राज परिवार रहता था, राज सदन अयोध्या, तो उसके यहाँ पर फिलहाल हेड थे। उनका हाल ही में निधन हो गया। ये क्यों इंपॉर्टेंट थे? ये इसलिए व्यक्ति इंपॉर्टेंट थे क्योंकि जब यहां पर राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का डिस्प्यूट हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद जो वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास यहां पर वहां की और वहां का सब कुछ जिम्मेवारी थी, उसके बाद उसका चार्ज इन्हीं को सौंपा गया था 2020 में, इन्हीं को सौंपा गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी काफी इनकी तारीफ की और इनको भी जो जब ये ट्रस्ट बनाया गया उसके सबसे सीनियर मेंबर इनको बनाया गया, और ये काफी सालों से यहाँ पर राम जन्मभूमि के लिए काम कर रहे हैं। इवन इन्होंने काफी उसके लिए डोनेशन वगैरह भी, इसके बारे में जो मैंने पढ़ा था वो भी दिया इन्होंने, है ना, तो वो भी कर रहे थे काफी सालों से। तो उन्हीं के वंशज, उन्हीं से संबंधित बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा जी, इनका हाल ही में निधन हो गया। इनको राजा अयोध्या पप्पू भैया भी नाम से जानते हैं। इन्होंने इवन इलेक्शन भी लड़ा था बहुजन समाज पार्टी से, लेकिन ये हार गए थे इलेक्शन, है ना। तो फिलहाल इनके बारे में जो जितनी जानकारी मुझे मिली वो आपके सामने साझा की। इम्पोर्टेंट है ओबिचुरी यहाँ पर आपकी, क्यों इम्पोर्टेंट है? आई थिंक सो मैंने आपको बताया हुआ है जिस क्लास की मैं जिक्र कर रहा था, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2016 से बेसिकली आयुर्वेदा डे जो ऑब्जर्व किया जाता है ना, वो किसी फिक्स डे को नहीं दिया जाता था। वो किया जाता जैसे आयुर्वेदा डे धन्वंतरी जयंती के दिन धनतेरस तो हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ऑब्जर्व की जाती है कि दिवाली है, दिवाली से पहले आएगी दिवाली, कभी किसी टाइम पे कभी किसी टाइम पे, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, है ना। तो जो लेकिन अब आयुर्वेदा डे को एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देने के लिए इन्होंने कहा कि हम 23 सितंबर को इसको एवरी ईयर ऑब्जर्व करेंगे। एवरी ईयर 23 सितंबर को आयुर्वेदा डे ऑब्जर्व किया जाएगा। ये मार्च 2025 में घोषणा कर दी गई थी। अब इसको दोबारा से एक बार जिक्र में आई, दोबारा से एक न्यूज आई। इस बार इसकी थीम रहेगी आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट, ये इसकी थीम रहेगी इस बार की। और 9th आयुर्वेदा डे जब ऑब्जर्व किया गया था, जब लास्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था, तो नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था फेज 2 ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसी के साथ 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि 4 ट्रेनिंग सेंटर भी आयुर्वेदा के फील्ड में लॉन्च किए गए थे। और इसके अलावा देश का प्रकृति परीक्षा अभियान भी यहाँ पर कैंपेन भी लॉन्च किया गया था, जिसकी कॉस्टिंग 12,850 करोड़ थी। अब जो 4 सेंटर लॉन्च किए गए थे वो कहाँ पर थे? एक था IISc बेंगलुरु में, प्री डायबिटिक्स डायबिटिक रिसर्च से संबंधित। अगला था IIT दिल्ली में, जिसका मेन मकसद था एडवांस टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट करना स्टार्टअप्स को जो कि आयुर्वेदा के फील्ड में आने चले हैं। अगला CDRI लखनऊ में, जिसका बेसिक फोकस था आयुर्वेदिक बोटेनिकल्स अश्वगंधा इनके रिसर्च के ऊपर फोकस। और अगला है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू GNU न्यू दिल्ली में, यहाँ पर आपका बनाया गया
जो कि यहाँ पर रिलेटेड था अर्थराइटिस से मेडिसिन जुड़ी हुई, मेडिसिनल अप्रोच, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ। तो ये 4 आयुर्वेदिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ट्रेनिंग सेंटर ऑलरेडी पिछले साल ही लॉन्च किए जा चुके थे, लेकिन इसके बाद इस बार जो न्यूज आई उसके अंदर जिक्र था, तो आई थॉट कि इन चारों सेंटर्स के बारे में आपको बता दूं। ज्यादा इन पे चारों सेंटर में फोकस मत कीजिएगा, सिंपल है समझ के याद के लिए आईएससी बेंगलुरु एक कीवर्ड उठा लीजिएगा, प्री डायबिटिक, आईएससी बेंगलुरु, आईआईटी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट स्टार्टअप्स, और सीडीआरआई लखनऊ आयुर्वेदिकल बोटेनिकल अश्वगंधा उनके रिसर्च, अश्वगंधा से रिलेटेड रिसर्च वर्क, और जेएनयू दिल्ली आपका अर्थराइटिस से रिलेटेड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स करना। बस ये कीवर्ड्स उठा लीजिएगा, बस इतना याद रख लीजिएगा। और बाकी तो 12,850 करोड़ याद रख लेना, देश का प्रकृति परीक्षण अभियान इसका जिक्र किया गया, और इस बार थीम है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट, और ये आपकी 2016 में पहली बार किया गया था इसको ऑब्जर्व, और अब जाकर इसको एक फिक्स डेट दी गई है। ठीक है, तो ये न्यूज़ वैसे 23 सितंबर को तब भी आएगी, लेकिन उससे पहले अगर कोई एग्जाम है तो उसके लिए न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ओके, चलिए आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। एंड करते हैं सेशन को, आज के सेशन को। ये कोर्स अगर आपको परचेज करना हो तो कर लीजिएगा, अभी 2 क्लासेस हुई हैं इस कोर्स की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आज हमारी 1 बजे क्लास होगी, और फिर 4 बजे आज हमारी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की पीआईबी कॉर्नर, जिसको मैंने नाम दिया, वो पीआईबी कॉर्नर की सेकंड क्लास आज शाम को 4 बजे होगी। तो जुड़ना मत भूलना, आज 1 बजे और 4 बजे मुझसे, और 6 बजे भी स्टडी नीति यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर यहाँ पर आपके लिए रीजनिंग, मेंस रीजनिंग की क्लासेस भी चल रही हैं। कल भी मेंस रीजनिंग क्लास हुई थी, परसों भी प्री और मेंस की क्लास हुई थी, LICW का मेमोरी बेस कराया था मैम ने। कल 6 बजे आपकी एक पूरा पूरा पेपर मेंस रीजनिंग का कराया गया। आज भी मेंस रीजनिंग की क्लास होगी, पजल, मिसक्लीनियस, क्रिटिकल, सब कुछ होगा उस क्लास में। IPS PO SBI PO मेंस को ध्यान में रखते हैं, तो आ जाना उस क्लास में भी शाम को 6 बजे इसी चैनल पर। शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। मुलाकात करते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में 1 बजे।